दोस्तों, हाल ही में हमने एक बांग्लादेशी सीरीज कारागार को एक्सप्लेन किया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया। तो आज हम ऐसी ही एक क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई बांग्लादेशी सीरीज तकदीर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और इसमें भी लीड रोल वही चंचल चौधरी प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने कारागार में वो मिस्टीरियस कैदी का रोल प्ले किया था। खैर, अब रेटिंग को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सीरीज में कुछ तो खास होगा। इसलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे सबसे खास सब्सक्राइबर राजेश शुक्ला जी को, जो हमारे तीनों चैनल्स की वीडियोस को देखते हैं और समय निकालकर उम्दा कमेंट करके हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू शुक्ला जी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी आप बीती किसी को बता रही होती है। वो बताती है कि कुछ लोगों ने आकर मेरे आसपास के घरों को आग के हवाले कर दिया और फिर 5 लोग मेरे घर में घुस आए, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और फिर एक एक करके उन 5 ने मेरे साथ दुष्कर्म भी किया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई पड़ोसी मुझे बचाने नहीं आया, क्योंकि वो खुद अपने अपने घरों की आग बुझाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई और वो 5 मुझे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर वहाँ से चले गए, जिसके बाद मजबूरन मुझे उस एरिया से निकलना पड़ा। दरअसल ये लड़की इन सारी बातों को कैमरे के सामने बता रही होती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम तकदीर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो मुर्दा ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर होता है। अब क्योंकि वो उस गाड़ी में मुर्दों को लेकर आता जाता है, तो उसमें एक बड़ा फ्रीजर भी होता है ताकि बॉडी खराब ना हो। इसके अलावा हम तकदीर के एक दोस्त को भी देखते हैं, जिसका नाम है मोंटू। मोंटू और तकदीर बेशक दोस्त हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता भाइयों जैसा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मोंटू मछली बेचने का काम करता है और कभी कभी फ्री टाइम मिलने पर तकदीर मोंटू से मछलियाँ लेकर मार्केट में बेच देता है ताकि 2 पैसे कमा सके। तो ऐसे ही एक रात तकदीर मोंटू से कुछ मछलियों को अपने फ्रीजर में लोड करके मार्केट के लिए निकल जाता है। अगली सुबह जब वो मछलियों को निकालने के लिए वैन का गेट खोलता है, तो वो नोटिस करता है कि वो गेट ऑलरेडी थोड़ा खुला हुआ है। ये देखकर वो फौरन अंदर सभी बॉक्सेस को चेक करने लगता है कि कहीं कोई बॉक्स गिर तो नहीं गया, लेकिन सभी बॉक्सेस सेफ होते हैं। इसके बाद तकदीर उस गाड़ी को अनलोड करता है। इसी बीच उसकी नजर गाड़ी में पड़ी एक डेड बॉडी पर जाती है, जिसे देखते ही तकदीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो घबराते हुए फटाफट बॉक्सेस उतारकर अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी आगे जाकर अकेले में वो वापस फ्रीजर में जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये बॉडी किसी लड़की की है, जिसे देखते ही वो फौरन मोंटू को फोन लगाकर पूछता है कि आज गाड़ी को लोड किसने किया। मोंटू कहता है कि भाई मेरे लड़कों ने किया। ये सुनकर तकदीर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मोंटू को सच नहीं बताता और फोन कट कर देता है। इसी बीच तकदीर को उस गाड़ी के मालिक का फोन आता है और वो तुरंत तकदीर को अपने पास आने को बोलता है, क्योंकि एक बॉडी को अर्जेंट कहीं लेकर जाना था। यहाँ आकर तकदीर अपने मालिक से कहीं भी जाने के लिए फिलहाल मना कर देता है, तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं किसी और को गाड़ी लेकर भेजता हूँ। ये सुनकर तकदीर को मजबूरन हाँ करना पड़ता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से नए पते पर निकल जाता है, जहाँ से उसे बॉडी को उठाना था। इसी बीच रास्ते में वो एक बार फिर मोंटू को कॉल करके उसे बताता है कि मेरी गाड़ी में एक लाश है, ये लाश इसमें किसने रखी। ये सुनकर मोंटू एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तकदीर वापस से फोन कट कर देता है और उस बॉडी को कहां और कैसे ठिकाने लगाना है इस बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो अपनी गाड़ी को एक कूड़े के ढेर के पास लेकर जाता है। वो जैसे ही बॉडी को फेंकने के लिए वैन का गेट ओपन करता है, तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी में एक लाश है। ये सुनते ही तकदीर उससे कहता है कि सर, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, मुझे नहीं पता वो बॉडी मेरी गाड़ी में कैसे आई। आप प्लीज आकर इस बॉडी को लेकर जाइए, मैं इन सब में बिल्कुल फंसना नहीं चाहता। तभी वो आदमी कहता है कि अगर फंसना नहीं चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उस बॉडी को मेरे पास लेकर आना होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, और जब तक मैं ना कहूँ उस बॉडी को हिफाजत से रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर तकदीर और घबराने लगता है, लेकिन कोई रास्ता ना होने की वजह से वो वैन के अंदर जाकर उस बॉडी को एक बड़े से बॉक्स में डालकर उस एड्रेस तक पहुंच जाता है जो उसके मालिक ने भेजा था। यहाँ पहुंचकर कुछ लोग उनके रिश्तेदार की बॉडी को गाड़ी में रखकर तकदीर से बोलते हैं कि हम लोग इस बॉडी को सुबह निकालेंगे, क्योंकि कुछ खास लोग अभी दुबई से आने बाकी हैं। ये सुनकर तकदीर का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद मजबूरन वो उस बॉडी को गाड़ी में रखकर अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
इसके बाद कहानी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होती है, जहां एक आदमी अपनी एक्स वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है, जिसका नाम है रिपोर्टर अफसाना। ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम तकदीर को देखते हैं, जिसे अचानक पुलिस सायरन सुनाई देने लगता है, जिसे सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस गाड़ी में जो पुलिस वाला आया है वो दरअसल उस बॉडी को ही देखने आया था, जो उनका ही कोई दूर का रिश्तेदार है। अब सुबह होती है और तकदीर को वापस उसी आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम फौरन उस लाश को लेकर हलीमगंज आ जाओ। लेकिन तकदीर को अभी उस दूसरी बॉडी को लेकर दफनाने जाना था, तो वो उस आदमी से वापस कॉल करने का बोलकर फोन कट कर देता है और बॉडी को लेकर कब्रिस्तान के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से हमें रिपोर्टर अफसाना की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी रिपोर्टर है। और आज अफसाना जब अपने ऑफिस पहुँचती है तो अपने ऑफिस में एक न्यूज चलते हुए देखती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि किसी जगह पर 50 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन उस खबर में एक खबर और थी कि उस जगह कुछ दरिंदों ने एक लड़की को बुरी तरह से मार पीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। अफसाना इस खबर के बारे में अपने सीनियर रिपोर्टर से पूछने लगती है, लेकिन उस रिपोर्टर को इस न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उस लड़की की न्यूज को कवर करना चाहता था। उसे सिर्फ वो जलते हुए घर नजर आ रहे थे, लेकिन किसी लड़की के साथ क्या घिनौना पाप हुआ है उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अफसाना उस न्यूज को कवर करना चाहती थी। वो उन हैवानों को ढूंढकर उन्हें समाज के सामने लाना चाहती थी, उस बेचारी लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती थी। इसलिए वो अपने सीनियर से कहती है कि मैं जाकर उस लड़की से पूछताछ करना चाहती हूँ कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन सीनियर उसको इसका जवाब नहीं देता और सिर्फ 2 शब्द कहता है कि तुम्हारी मर्जी। इसके बाद अफसाना राना नाम के एक फोटोग्राफर को लेकर उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर प्रेजेंट डे में तकदीर रास्ते में रुककर मोंटू को कॉल करके अपने पास बुलाता है, ताकि वो उस लड़की की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा सके। तभी कुछ देर बाद मोंटू वहाँ आ जाता है और तकदीर को आइडिया देते हुए कहता है कि हम इन दोनों बॉडीज को आपस में बदल देंगे, मतलब बूढ़ी लाश को इस बॉक्स में और लड़की की लाश को इस बॉक्स में रख देंगे और फिर बूढ़ी लाश को बाद में जाकर कहीं दफना देंगे। ये आइडिया तकदीर को सही लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। खैर, इसके बाद हमें एक शहजाद चौधरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक चेयरमैन है। यहाँ उसकी बातों से हमें पता चलता है कि इसके सामने जो गुंडा खड़ा है वो किसी लड़की को पकड़ने गया हुआ था, जिसके पास एक मेमोरी कार्ड था। लेकिन ऐन वक्त पर उसने उस मेमोरी कार्ड को खा लिया और तभी इसने उस लड़की को गोली मार दी और वहाँ से भाग आया। अब इन्हीं सब बातों को चेयरमैन हिटमैन नाम के एक आदमी को बता रहा होता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम है कि तुम या तो उस लड़की की लाश को ढूंढो या फिर उस मेमोरी कार्ड को। मुझे इनमें से कोई भी एक चीज जल्द से जल्द चाहिए। उधर दूसरी तरफ जब अफसाना का हस्बैंड पुलिस में अपनी वाइफ के बारे में पता करने जाता है, तो वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि आपकी वाइफ एक बहुत बड़ी रिपोर्टर हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस केस की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है और जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं तकदीर और मोंटू कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और क्योंकि उन दोनों ने बॉडी की अदला बदली कर दी थी, तो वो सभी उस लड़की की लाश को दफना देते हैं और वो बूढ़े आदमी की लाश इन दोनों के पास रह जाती है। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी वो आदमी फिर से तकदीर को कॉल करता है। इधर वो हिटमैन उस लड़की की तलाश में निकल चुका था। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उस लड़की को बोट के पास देखा था। यही चेक करने वो उस बोट के पास आकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। यहाँ उसे एक टोपी पहना हुआ लड़का उस लड़की की बॉडी को किसी गाड़ी में रखते हुए दिखाई देता है और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि तकदीर की होती है। साथ ही ये हिटमैन उस टोपी वाले लड़के को देखकर पहचान लेता है कि ये लड़का कौन है। वहीं तकदीर और मोंटू साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी की बॉडी को कहीं दफना देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद वो खाना खाने किसी होटल में जाते हैं और तभी वो आदमी फिर से तकदीर को फोन करता है, लेकिन इस बार मोंटू उस आदमी को गालियां देकर फोन कट कर देता है। इसी बीच टीवी पर एक खबर चल रही होती है कि रिपोर्टर अफसाना और राना 2 दिन से लापता हैं और ये देखकर तकदीर को पता चलता है कि वो लाश अफसाना की थी। उधर अफसाना के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक ऑफिसर उस बोट के पास आता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ का डेटा पहले से ही क्लियर हो चुका है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि हिटमैन ने ही क्लियर किया था। अब इसी बीच ऑफिसर को एक आदमी मिलता है जिसने उस रात राना को देखा था। पूछताछ करने पर वो बताता है कि हाँ साहब, 2 दिन पहले ही ये आदमी नीचे गिर गया था और तभी एम्बुलेंस इसे लेकर चली गई, लेकिन मैंने इस आदमी के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। वहीं तकदीर और मोंटू उस आदमी का कहीं इंतजार करने लगते हैं जो उन्हें बार बार उस बॉडी को लेकर कॉल कर रहा था।
तभी कुछ देर में वो आदमी वहाँ पहुँचता है, जिसे मोंटू पीछे से दबोच लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही राणा है जो अफसाना के साथ था। वो दोनों राणा को पकड़कर फ्रीजर में डाल देते हैं। तभी राणा तकदीर से कहता है कि भाई वो लड़की की लाश कहाँ है, मुझे किसी भी कीमत पर वो लाश चाहिए, नहीं तो वो लोग मुझे मार देंगे। यहाँ तकदीर कहता है कि कौन लोग? तो राणा कहता है शहजाद चौधरी, उसी ने अफसाना को मारा और अब मेरे पीछे पड़ा है। इसी बीच तकदीर के पास उसके मालिक का फोन आता है। वो उससे कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गए हो, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ कुछ लोग आए थे। ये सुनकर तकदीर फौरन राणा से पूछता है कि अगर तुम यहाँ हो तो मुझे वहाँ कौन ढूंढ रहा है। राणा कहता है कि भाई उस लाश के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और जैसा सभी को पता है कि मैं और अफसाना दोनों गायब हैं, तो सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं, लेकिन इसका सच सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। उधर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ करने के लिए अफसाना के एक्स हस्बैंड के पास आता है और थोड़ी बहुत जानकारी लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां अफसाना के हस्बैंड ने उसे ऑफिस में डिवोर्स पेपर भेजे थे, क्योंकि दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे तलाक देना चाहता था। लेकिन अफसाना तलाक देना नहीं चाहती थी। लेकिन बातचीत करने पर फाइनली अफसाना इस बार साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसी दौरान वो लापता हो गई थी। वहीं तकदीर के फोन पर अचानक काफी सारे कॉल्स आने लगते हैं, जिसे देखकर तकदीर डरने लगता है और तभी मोंटू पास आकर उसके फोन से वो सिम निकालकर फेंक देता है। इसके बाद सीन कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है और हमें पूरी बात पता चलती है। दरअसल अफसाना और राणा दोनों उस पीड़ित लड़की के पास गए थे, जहां उन्होंने कैमरे में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की और ये लड़की वही थी जो सीरीज की शुरुआत में अपनी आप बीती कैमरे के सामने सुना रही थी। खैर, इस न्यूज को कवर करने के बाद वो दोनों शिप के पास जाने लगते हैं। इसी बीच अफसाना जब वॉशरूम में होती है तभी एक आदमी वहां आकर उस बैग को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अफसाना वहां आ जाती है, जिसे वो आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि चुपचाप वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो जिसमें तुमने उस लड़की का बयान रिकॉर्ड किया है। तभी राणा वहां आ जाता है, लेकिन गन देखते ही वो शांति से एक जगह बैठ जाता है। अब वो आदमी अफसाना से जबरदस्ती करने लगता है कि जल्दी से मुझे वो कार्ड दे दो वरना अभी तुम्हें उड़ा दूंगा। और इसी हाथापाई के बीच अफसाना कैमरे से उस मेमोरी कार्ड को निकाल कर खा जाती है। ये देखते ही वो आदमी अफसाना को शूट करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी बीच राणा वहाँ आकर जैसे तैसे करके उस आदमी को शिप से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसका मतलब जिस आदमी ने उस दिन पुलिस को राणा के नीचे गिरने के बारे में बताया था वो राणा नहीं बल्कि यही आदमी था। और यही सब बात राणा तकदीर को बता रहा होता है कि कैसे अफसाना की मौत हुई। और उसके कुछ देर बाद ही तकदीर की गाड़ी वहाँ आई, जिसे देखकर राणा ने अफसाना की बॉडी को उसमें शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसमें फ्रीजर था, और खुद भी उसके अंदर आकर छुप गया। लेकिन ज्यादा ठंड लगने की वजह से जैसे ही वो बाहर आया इतने में ही तकदीर की गाड़ी वहाँ से निकल गई। राणा कहता है कि हमें कुछ भी करके उस बॉडी के पेट से वो मेमोरी कार्ड निकालना होगा। एक बार वो कार्ड हमारे हाथ लग गया तो हम सभी बच सकते हैं। यहाँ मोंटू कहता है कि हम पहले ही उस लाश को दफना चुके हैं, जिसके बाद अब तीनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर कैसे उस बॉडी को वहाँ से बाहर निकाला जाए। यहीं से सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ एक दिन अफसाना अपने बॉस के पास जाकर वो दुष्कर्म वाली वीडियो दिखाते हुए कहती है कि मैं इस लड़की के पास जाकर इसका बयान रिकॉर्ड करूंगी और इसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। दरअसल उन हैवानों ने उस दिन दुष्कर्म करने का वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, लेकिन अफसाना के अलावा कोई भी रिपोर्टर इसको कवर करना नहीं चाहता था। और यहाँ ये सब सुनकर अफसाना का बॉस भी टालम टोल करने लगता है, लेकिन यहाँ अफसाना कहती है कि मैं खुद अकेले ही इस केस की तहकीकात करूंगी। इसके बाद अफसाना राणा के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। हालांकि पुलिस को पहले से ही इस केस की खबर थी, लेकिन वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिसकी वजह आपको भी पता होगी। जी हाँ, सही सोचा आपने, वही चेयरमैन शहजाद चौधरी। अब क्योंकि अफसाना एक जानी मानी रिपोर्टर है, तो वो पुलिस वालों को धमकी देकर फाइनली उन जले हुए घरों की डिटेल्स उस पुलिस वाले से हासिल कर लेती है। और वो यही चाहती थी कि वो कैसे भी उस लड़की को ढूंढकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। इधर वो तीनों कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहां अफसाना की लाश को दफनाया गया था। यहाँ तकदीर और मोंटू खुदाई करके बॉडी को बाहर निकालने में लग जाते हैं। वहीं राणा तकदीर की गाड़ी को घुमाने लगता है ताकि वो फौरन वहाँ से निकल सके, लेकिन इसी बीच गलती से राणा के हाथ से उस गाड़ी का सायरन बज जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग घर के बाहर आने लगते हैं।
लेकिन जब तक मोहल्ले वाले बाहर आ पाते तब तक ये तीनों वहाँ से बॉडी लेकर निकल जाते हैं। तभी बीच रास्ते में तकदीर राणा से बोलता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सभी पकड़े जाते। राणा कहता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कैसे भी करके वो मेमोरी कार्ड निकालना है। तकदीर कहता है कि इस समय अगर हम किसी हॉस्पिटल में गए तो बुरी तरह से फंस सकते हैं, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अब राणा को गाड़ी में बैठाकर तकदीर और मोन्टू बाहर आकर अकेले में बात करने लगते हैं। तकदीर कहता है कि तुम किसी आइस फैक्ट्री को जानते हो, क्योंकि जब तक ये मामला निपट नहीं जाता हमें इस बॉडी को फ्रेश रखना होगा। मोन्टू कहता है कि हाँ, मेरा एक सुहाग नाम का दोस्त है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद सुबह सुहाग इनके पास आकर अपनी फैक्ट्री की चाबी दे देता है और ये तीनों वहाँ जाकर उस लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी मोन्टू तकदीर से कहता है कि भाई आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, क्योंकि अभी तक पुलिस को आपकी गाड़ी के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। यहाँ राणा मोन्टू से किसी सर्जन का जुगाड़ करने के लिए कहता है ताकि वो उस मेमोरी कार्ड को बॉडी से निकाल सके। यहाँ से सीन वापस पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम अफसाना और राणा को देखते हैं जो रिपोर्टिंग के लिए सरियतपुर आए हुए थे। तभी एक अनजान आदमी वहाँ आकर अफसाना को एक लेटर देता है। अफसाना उस आदमी का पीछा करती है तो हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम करीम है और वो उसी लड़की का पता देने के लिए यहाँ आया था जिसका इंटरव्यू लेने के लिए अफसाना यहाँ आई हुई थी। यानी करीम अफसाना की मदद करना चाहता था। साथ ही वो अफसाना से ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस काम को खत्म कर दो। उसी रात जब राणा बाहर होता है तभी वहाँ एक लोकल रिपोर्टर साकिब राणा से कहता है कि तुम लोग यहाँ नए हो और यहाँ की पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से वापस निकल जाओ और इस बात को अफसाना मैडम को भी अच्छे से बता देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मोन्टू एक दिलीप कुमार नाम के आदमी को भेजता है जो लाशों का पोस्टमार्टम करने का काम करता है। ये सुनकर राणा का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि हमें एक सर्जन की जरूरत थी और तुम इस कसाई को पकड़ कर लाए हो, इससे ये काम नहीं होगा, इसलिए इसे वापस भेज दो। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो दिलीप कुमार को पेट से उस मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद दिलीप दारू पीकर अपने काम में लग जाता है। उधर वो हिटमैन साकिब से मिलने उसके घर आता है, क्योंकि उस हादसे के बाद एक दिन राणा ने साकिब से कांटेक्ट किया था। अब क्योंकि साकिब उस चेयरमैन से डरता था, इसलिए वो कहता है कि मैंने राणा और अफसाना में से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, प्लीज मेरा यकीन करो। राणा ने सिर्फ एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, अगर वो फिर से करेगा तो मैं फौरन आपको इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ हिटमैन उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर पुलिस भी तुम्हारे पास आए तो उनसे भी तुम यही सब कहोगे, वरना तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां राणा और अफसाना फाइनली उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं जिसका उन्हें इंटरव्यू लेना था, और उस लड़की का नाम है ज्योत्सना। करीम के एड्रेस देने की वजह से ही अफसाना यहाँ तक आ पाई थी। अब ज्योत्सना से बात करने पर वो लड़की इंटरव्यू देने के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जैसे तैसे उन लोगों से जान बचाकर छुपकर यहाँ रह रही है। ज्योत्सना फिर से वो सब झेलना नहीं चाहती। वो कहती है कि जहाँ वो अभी रह रही है वो घर उसे करीम ने ही दिया है, उसने करीम को सारी बातें बता दी थी। अगर वो पुलिस को जाकर कुछ भी बताती तो पुलिस उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इसलिए मैं छुपकर रहने में ही अपनी भलाई समझती हूँ। लेकिन अफसाना उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और एक बार उनका पर्दाफाश हो गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, भरोसा रखो। अब अफसाना की बात सुनकर ज्योत्सना कैमरे के सामने इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है और सब कुछ बता देती है, और ये वही सीन होता है जिसे हमने इस सीरीज की शुरुआत में देखा था। अब फिर से कहानी प्रेजेंट डे में जाती है, जहाँ पोस्टमार्टम करने के बाद भी दिलीप कुमार को अफसाना की बॉडी से कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिलता। तभी तकदीर गुस्से में राणा से पूछता है कि सही सही बताओ, तुमने खुद देखा था इसे मेमोरी कार्ड खाते हुए? राणा कहता है मेरा यकीन करो, अफसाना ने मेरे सामने उसे खाया था और हजम होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके खाते ही उस गुंडे ने उसे गोली मार दी थी। वहीं अफसाना का हस्बैंड अफसाना के बॉस के पास आता है, क्योंकि हर जगह यही खबर थी कि अफसाना और राणा दोनों गायब हैं। वो उससे पूछता है कि ये राणा कौन है और आपने अफसाना को उसके साथ क्यों भेजा। अफसाना का बॉस कहता है कि मैंने अफसाना को इस न्यूज को कवर करने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैंने राणा को उसके साथ भेजा। अफसाना ने खुद ही राणा को इस केस के लिए तैयार किया और वहाँ चली गई। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा। इधर आइस फैक्ट्री में तकदीर राणा से कहता है कि तुम्हारे पास उस लड़की का एड्रेस है ना, हम उसी लड़की को यहाँ बुलाकर वापस से सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। राणा कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन वो लड़की किसी पुलिस वाले के बिना अपना बयान नहीं देगी। तभी मोन्टू कहता है
कि एक पुलिस वाला है जो मेरे जानने वाला है, हम उसके जरिए उस लड़की को फोन करेंगे और फिर उसकी बात राणा से कराएंगे। इस तरह से मोंटू पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो जाता है। उधर वो हिटमैन ढूंढते ढूंढते मोंटू के घर पहुंच जाता है और यहाँ वहाँ देखने पर उसे तकदीर की वो गाड़ी मिल जाती है। इसी बीच वहाँ सुहाग आता है और हिटमैन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हिटमैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं मोंटू जब सुहाग को कॉल करता है तो उसका फोन नहीं लगता। तभी वहाँ से निकलते वक्त मोंटू अपना एक छोटा फोन तकदीर को दे देता है ताकि कोई खबर मिलने पर वो मोंटू को कॉल करके बता सके। इतना कहकर मोंटू अपने एक दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। इधर आइस फैक्ट्री में तकदीर जब टीवी ऑन करके न्यूज लगाता है तो हमें पता चलता है कि आज से 4 साल पहले तकदीर को पुलिस ने अरेस्ट किया था और वो पूरे 2 साल तक जेल में रहा था। 2 साल बाद पुलिस को पता चला कि तकदीर निर्दोष है, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। तभी बाहर आकर राणा तकदीर से कहता है कि भाई हम साकिब को कॉल कर सकते हैं, वो जरूर किसी न किसी को जानता होगा और वो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। लेकिन तकदीर कहता है कि हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी चेयरमैन के इलाके का रिपोर्टर है। अगर वो उसका आदमी हुआ तो हमें उल्टा फंसवा सकता है। ये सुनकर राणा वापस अफसाना की लाश के पास जाकर उसे देखते हुए रोने लगता है। इसी बीच दिलीप का फोन बजने लगता है। अब फोन मिलते ही राणा फौरन साकिब को मैसेज करके उससे मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन वापस से पास्ट में जाता है जहां उस लड़की का इंटरव्यू लेने के बाद राणा और अफसाना उस चेयरमैन के पास उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और यहाँ चेयरमैन कैमरे को देखकर कहता है कि वहाँ की जमीन धीरे धीरे धंसती जा रही थी, उस पर खेती भी नहीं की जा सकती, इसलिए हमने सोचा कि उस पर एक सीमेंट फैक्ट्री बना देनी चाहिए। इसी बीच अफसाना उससे सवाल करती है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक वहाँ के लोग सब कुछ खाली करके वहाँ से चले गए। वहाँ के घरों को किसी ने आग लगाई और वो लोग अपने फेस पर मास्क पहने हुए थे। वो लोग कौन थे? ये सुनकर चेयरमैन साफ इनकार कर देता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अफसाना चेयरमैन से कहती है कि हमारे पास एक गवाह है जिसका कहना है कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। ये सुनते ही वो चेयरमैन बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ वो ऑफिसर उस चेयरमैन के पास आता है और पूछता है कि मुझे पता चला है कि एक दिन अफसाना और राणा आपके पास इंटरव्यू लेने आए थे। चेयरमैन कहता है कि हाँ वो आए तो थे, लेकिन किसी रेप विक्टिम के बारे में नहीं बल्कि मेरे करियर के बारे में इंटरव्यू लेने आए थे। इस पर वो चेयरमैन उस ऑफिसर को घुमाने की कोशिश करता है। उधर जब मोंटू का दोस्त पुलिस स्टेशन जाता है तो बाहर आकर मोंटू से कहता है कि भाई मैं जो पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ उसका ट्रांसफर हो चुका है और ये नया ऑफिसर मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। जैसे तैसे मैं बचकर बाहर आया हूँ, मैं अब पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। अब यही बात मोंटू फौरन तकदीर को कॉल करके बताता है। तभी तकदीर उससे कहता है कि तुम फौरन गाड़ी लेकर ज्योत्सना के पास जाओ और उसकी बात राणा से करवाओ। जो कुछ भी बात होगी राणा उसे समझा देगा। इधर हिटमैन ने सुहाग को कैद कर रखा था और वो मोंटू को कॉल करता है। तभी सुहाग मोंटू से कहता है कि खतरा आने वाला है, फौरन वहाँ से भाग जाओ। ये बात सुनते ही मोंटू आइस फैक्ट्री आकर राणा को आकर मारने लगता है। राणा कहता है कि वहाँ कौन आया, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने तुमको पहले भी कहा था कि इस लाश के पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं। अब तकदीर और मोंटू इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दिलीप के फोन पर साकिब का मैसेज आता है। तो राणा चुपके से उसके फोन में मैसेज को चेक करता है जहां साकिब ने उसे किसी पूल फॉर्म में मिलने के लिए बुलाया था। वहीं साकिब फौरन ये बात हिटमैन को कॉल करके बता देता है कि साकिब उसे कहां मिलेगा। वहीं इधर राणा जैसे तैसे करके उस आइस फैक्ट्री से निकलकर उस एड्रेस पर साकिब से मिलने जाने लगता है। उधर जब मोंटू उस गाड़ी को लेने जाता है तो वहाँ वो गाड़ी नहीं होती क्योंकि हिटमैन उसे पहले ही लेकर जा चुका था। अब हिटमैन जैसे ही उस गाड़ी को लेकर उस एड्रेस पर आता है तो वहाँ उसे राणा दिखाई देता है। यहाँ राणा हिटमैन से कहता है कि भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है, प्लीज मुझे इस सब से बाहर निकालो, मैं जैसे तैसे बस अपनी जान बचाते घूम रहा हूँ। इसके साथ ही साथ वो हिटमैन को अफसाना के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो भी अभी तक उन्होंने उस बॉडी के साथ किया था। और इसके बाद राणा आगे कहीं नजर नहीं आता, मतलब हिटमैन ने उसे भी ठिकाने लगा दिया था। इधर तकदीर और मोंटू को पता चलता है कि राणा यहाँ से भाग चुका है तो उन्हें भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच दिलीप कुमार बाहर जाकर वापस अंदर आता है और तकदीर से कहता है कि लाश को लेने के लिए गाड़ी आई है। इसके बाद हिटमैन वहाँ अंदर आता है और उसको बातों में लगाकर मोंटू और तकदीर उसे मारने की कोशिश करते हैं।
जिसके बाद बचते बचाते तकदीर उस बॉडी को अपनी गाड़ी में रखकर मोंटू को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से हिटमैन उस गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देता है, जिसके बाद तकदीर और मोंटू झाड़ियों में भाग जाते हैं। अब कुछ दूर फॉलो करने पर हिटमैन झाड़ियों की तरफ एक और फायर कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी काफी साल पहले शिफ्ट होती है, जहां हम तकदीर को देखते हैं जो अभी काफी छोटा है, जहां उसकी मां के मरने के बाद मोंटू उसका साथी बनता है और तब से लेकर अब तक वो हमेशा तकदीर के साथ खड़ा रहा। और तभी प्रेजेंट डे पर हम देखते हैं कि हिटमैन की चलाई गई गोली ने मोंटू की जान ले ली थी। ये देखकर तकदीर बुरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। इसी दौरान हम उस हिटमैन को देखते हैं जो उस गाड़ी के अंदर आकर अफसाना की बॉडी को चेक करने लगता है। तभी पीछे से तकदीर वहां आकर उस गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर देता है। हिटमैन उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तकदीर गेट ओपन नहीं करता क्योंकि उसने उसके भाई जैसे दोस्त मोंटू को मार दिया था। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ठंड की वजह से उस हिटमैन की भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं तकदीर सोचने लगता है कि अगर मेमोरी कार्ड पेट में नहीं है तो आखिर कहां जा सकता है। इसके बाद जब वो उसके मुंह को ओपन करता है तो देखता है कि वो कार्ड उसके मुंह में ही था। इसके बाद तकदीर उन दोनों बॉडीज को लेकर अफसाना के ऑफिस के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। तभी हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो अफसाना के एक्स हस्बैंड के पास जाकर उससे कहता है कि अफसाना की बॉडी अभी देखने लायक नहीं है, उसके पेट को काट दिया गया है और ये सब किसने और क्यों किया इसका रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी बॉडी किसकी है अभी उसकी छानबीन हो रही है और राना कहाँ है ये भी अभी तक नहीं पता चला है। वहीं अगले सीन में हम अफसाना के हस्बैंड को देखते हैं जो अफसाना की कब्र पर आता है। तभी वहाँ हम तकदीर को देखते हैं जो उससे अफसाना की तारीफ करते हुए उसे वो मेमोरी कार्ड देते हुए कहता है कि जिस चीज के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, अपनी जान तक दे दी, वो सब इसी में है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जब तकदीर अपनी 2 साल की सजा काटकर वापस आया था। वापस आकर वो अपने दोस्त मोंटू से मिलता है। तभी मोंटू ने अपना मछलियों का बिजनेस शुरू किया था। तभी तकदीर कहता है कि भाई अब आप वो लाश उठाने वाला काम छोड़ दीजिए, हम दोनों इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। और आज तकदीर मोंटू की उसी बात को सोचकर रोने लगता है कि काश उसने उस दिन मोंटू की बात मान ली होती तो वो जिंदा होता। इसके बाद हमें एक करंट न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जिन लोगों ने वो घर जलाए थे वो सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।